Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैंने अपनी स्कूलिंग ब्राइट करियर स्कूल पूर्णिया से की है। उसके बाद हायर स्टडीज़ मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की है। हिरंबा चंद्रा कॉलेज से 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वहाँ से। और मेरी हॉबी कुकिंग है। अच्छा, तो क्यों कोलकाता यूनिवर्सिटी में क्यों पहुँचे आप? सर, कॉमर्स के लिए मैंने उस वक्त सुना था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे गई। लेकिन अभी तो आप कॉमर्स का जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम से तो आप सिविल सर्विस में आना चाह रहे हैं। यस सर। तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। अगर आप चार्टर अकाउंटेंसी करते या मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटेंसी तो ठीक है। सर, वहाँ पे जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे तो उसका मुझे लगता है कि मैं सिविल सर्विसेज में भी यूज़ कर पाऊँगी। नहीं, वो तो है, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम तो आपके लिए अभी है नहीं ना, यू डिसकंटिन्यूड ना। यस सर। चार्टर्ड या ऐसा तो कुछ करने का No, इच्छा नहीं है? हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, आप बोल रहे थे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिया है। क्या क्या सीखा है आपने? सर, जैसे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट उसमें सिखाया जाता है कि हर साल आपको एक ही अकाउंटिंग प्रोसीजर को अपना करके प्रोसेस करना चाहिए बिजनेस में। तो वैसे ही हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। तो अगर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का फॉलो करेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में प्रियंका, तो फिर कभी भी इनोवेशन नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगा। वो नकली के फकीर हो जाएंगे। भाई जो रूल बुक में लिखा है उसी को फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, एक ही तरीके से काम करो। गलत नहीं है। इनोवेशन को भी फॉलो करना चाहिए हमें, लेकिन कंसिस्टेंसी जिन चीज़ों में हमें अपनाने की ज़रूरत है तो वहाँ हमें कंसिस्टेंसी भी अपनाना चाहिए। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो यू कैन नॉट बी क्रिएटिव। ऐसा कोई किसी भी लेवल पे अगर आप कंसिस्टेंटली एक काम को कर रही है, आप एक ही तरीके से काम को हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, इन सब चीज़ों का तो कोई सर, इनोवेटिव भी हम लोग दोनों साथ में ही हो सकते हैं। अच्छा, मुझे दोनों एक चीज़ बताइए कि आप एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, ठीक है ना? एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप फॉलो कर रही है, पर्टिकुलर उसमें कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही है, साथ में इनोवेशन कैसे आ जाएगा? दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा, बता दीजिए। सर, दूसरे जो एक पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है तो उसमें हम कंसिस्टेंसी को भी फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ पे हमें इनोवेशन की ज़रूरत है दूसरे किसी चीज़ में तो वहाँ पे हम इनोवेशन के लिए भी जा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि डिप्रिसिएशन अगर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? आपने पढ़ाई होगा सर, काफ़ी साल हो गए हैं, मैं अभी उस सब्जेक्ट के टच में नहीं हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो पूछूंगा नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड आप फॉलो कर रही हैं। अब आपको एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को वायलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि पिछले 5 साल से आप रिटन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब किसी ने आके बोला कि नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड को हटाओ, आप यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करो, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो मत करो, चेंज करो। आप किस किस सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस में आप स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कन्वर्ट करना चाहेंगे? सर, इस चीज़ के बारे में मुझे अभी इस चीज़ के बारे में रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। और क्या पढ़ा आपने अकाउंट्स में? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हो गया, और कुछ जो आप सिविल सर्विसेज में यूज़ करना चाहेंगे? इतना दूर आप गई है कोलकाता, पूर्णिया छोड़ के, है ना? यस सर। तो कुछ तो लेके आए होंगे आप, और वो सिविल सर्विस में अप्लाई भी करना चाहती हैं आप, तो मुझे ऐसा कुछ बताइए जो आप वहाँ से आप लेके आई हैं जो सिविल सर्विस में अप्लाई करेंगे आप। सर, काफ़ी टाइम से मैं सिविल सर्विसेज का ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो उस सब्जेक्ट से सर थोड़ा टच में मैं अभी नहीं रह पा रही हूँ। वेस्टेज हो गया इसका मतलब? सर, वेस्टेज नहीं है, अगर मैं उसको रिवाइज कर लूँगी तो मुझे फिर उसे समझना आसान होगा। रिवाइज करेंगे, सिविल सर्विस जब हो जाएगा उसके बाद? सर, ऑप्शंस मेरे पास वो भी अभी खुली हुई है, अगर मैं उस तरफ जाना चाहूँगी तो मैं अभी भी उस तरफ जा सकती हूँ। अच्छा, अकाउंट्स के अलावा और क्या क्या पढ़ा है आपने बीकॉम में? सर, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स उसमें पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। बिजनेस मैथमेटिक्स। मुझे बिजनेस मैथमेटिक्स में ये बताइए कि मेरे पास एक ना कॉस्ट प्रिंसिपल है,
कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है ना, कॉस्ट फंक्शन को मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना प्रोडक्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के बाद मेरा जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगा, उसके बाद अगर 1 यूनिट भी प्रोड्यूस करूँगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कौन सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट या किस टाइप से आप इसको डिटरमाइन करेंगे मैथमेटिक्स को यूज़ करके इस पर्टिकुलर बिजनेस जो सर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकालते हैं, नहीं, मैं मैथमेटिक्स का बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में आपने कैलकुलस वगैरह पढ़ा है और भी लिमिट्स हैं, बहुत कुछ है ना। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसके बारे में। रेवेन्यू को बढ़ाना है ना, Yes, sir. रेवेन्यू को अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे हम लोग रेवेन्यू? मैथमेटिकल फार्मूला कौन सा फॉलो करेंगे, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इस जगह पे हमें प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए, मैक्सिमम रेवेन्यू है? सर मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, चलो आप ही बताइए फिर आपसे क्या पूछूं। सर हॉबी के बारे में पूछ सकते हैं या फिर जो मेरा ऑप्शनल है अभी हिस्ट्री, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, ऑप्शनल हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है? यस सर। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है ना, आप ये बताएं कि वाई महात्मा गांधी अपोज्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस when he became the head of the Congress, president of the Congress. Why he opposed him? सर उनके सर 1938 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे। क्योंकि वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बने थे। सर महात्मा गांधी किसी और कैंडिडेट को उस पोस्ट पे भेजना चाहते थे और लेकिन कांग्रेस में तो ये था ना कि इलेक्शन के थ्रू आता वो तो। यस सर। तो इलेक्टेड थे। यस सर। सर उस समय जो कमिटी थी सर उसमें सर ज़्यादा मेंबर्स महात्मा गांधी के फेवर में थे, तो उस समय पे वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे खुल के अंदर में, तो इसीलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। महात्मा गांधी ने क्यों अपोज किया था ये मैं जानना चाहता हूँ। सर क्योंकि उनके कैंडिडेट उस समय पे अलग, महात्मा गांधी किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे उस पोस्ट के लिए। तो आपको लगता है कि महात्मा गांधी अनडेमोक्रेटिक थे या डेमोक्रेसी में उनका कोई भरोसा नहीं था? सर क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं सर, मुझे लगता है कि उनकी चॉइस उस वक्त अलग थी, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियाज़ थे तो वो उनके आइडियाज़ से हम कह सकते हैं कि थोड़े अलग थे महात्मा गांधी के आइडियाज़ से, इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को फेवर किया था उस समय। लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से। Yes, sir. प्रियंका, क्या महात्मा गांधी इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे? कि गांधी के लिए क्या इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था या स्टेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इंडिविजुअल? सर मुझे लगता है कि उन्होंने स्टेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का गवर्नमेंट का डिसीजन था, यस सर। तो उसका लास्ट डेडलाइन कब खत्म हो गया? सर एग्जैक्ट डेट मुझे अभी नहीं। मान लिया कि उसके बाद कितना पैन कार्ड को इनवैलिड घोषित कर दिया गया? सर मुझे अभी सर ये रिकॉल में नहीं कर अभी पा रही। किसी को अपना पैन कार्ड यस जो रद्द घोषित कर दिया गया है उसको रिवाइव करना है, कैसे होगा? सर जहाँ तक मुझे पता है इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, उसके बाद वो उससे लिंक कर सकते हैं। कौन लिंक करेगा? सर जो प्रोसीजर होता है ऑनलाइन लिंक करने का, तो मुझे लगता है उसके थ्रू कर सकते हैं लिंक। लेजर क्या है? सर अकाउंट्स में लेजर को मेंटेन किया जाता है, उसमें ट्रांजैक्शंस लिखते हैं हम लोग। पीएल अकाउंट क्या है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। वो तो ठीक है, पीएल अकाउंट पूछ रहे हैं है क्या आखिर?
सर जिस भी ट्रांजैक्शन से हमें प्रॉफिट हुई है या फिर जहाँ से लॉस हुआ है तो उससे हम एक अकाउंट के थ्रू साथ में दिखा सकते हैं। तो प्रोसेस जो हुआ प्रॉफिट और इसका लॉस का, इसको दिखाने का पीएल अकाउंट हो गया। ये पूरे प्रोसेस को कहेंगे पीएल अकाउंट। सर कुछ मिसिंग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कुछ मिसिंग जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसे भी उसमें दिखाया जाता है। सब अकाउंट को क्यों नहीं पीएल अकाउंट कहा जाता है? अकाउंट तो बहुत होता है, उसको पीएल अकाउंट ही क्यों नहीं कहेंगे? सर क्योंकि बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन का नेचर प्रॉफिट एंड लॉस ही सिर्फ नहीं होता है, तो मुझे ये जो लगता है पासबुक मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा अकाउंट बोलेंगे? पासबुक में रहता है ना सीआर साइड, टीआर साइड। तो सीआर साइड में क्या रहता है? सर उसमें डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस रहते हैं। मान लिया कि कोई पैसा है जिसका हेड नहीं पता है, उसको कहाँ रखा जाएगा अकाउंट में? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। अकाउंट का क्लोजिंग ईयर एंड में होता है या जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड में होता है। तो ओपनिंग बैलेंस के समय में वो जो सस्पेंड अकाउंट में जो था पैसा, उसको ओपनिंग बैलेंस में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? सर ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो जिसका हेड ही नहीं पता था, अब उस हेड नहीं पता है तब फिर अब यहाँ लाइएगा तब फिर क्या कर रहे हैं उसको? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कुकिंग आपकी हॉबी है ना? मोटा अनाज क्या है? सर मिलेट्स को मोटा अनाज मुख्य तौर पे कहते हैं। एक ही मिलेट्स को सिर्फ? मिलेट्स या फिर कॉर्न को भी हम इसमें रख सकते हैं। जिसका कॉर्न तो ये ब्रॉड टर्म हो गया। कॉर्न कौन सा कॉर्न? सर जैसे मेज को हम मोटा अनाज में रख सकते हैं। और सर मिलेट्स में जैसे और आते हैं, फिंगर मिलेट्स आते हैं, रागी, बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ को हम कोर्स ग्रेन में मोटा बिहार अनाज में इसको मोटा अनाज को प्रमोट करने के लिए कौन सा एरिया चुना गया है जहाँ के बढ़िया से मोटा अनाज उपजेगा? सर साउथ बिहार के एरिया में चुना गया है। क्यों? सर क्योंकि मोटा अनाज कम पानी में भी हो जाता है, उसमें उतना ज़्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे हमें पता है कि साउथ बिहार में सुखाड़ भी आ जाता है, तो उस केस में भी हम मिलेट्स को वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कौन सा क्षेत्र होगा, कौन कौन क्षेत्र होगा जिसमें कि इसको उगाएंगे? डिस्ट्रिक्ट का बताइए, डिस्ट्रिक्ट वाइज। सर नवादा हो सकता है, गया हो सकता है, बांका, नालंदा, कैमूर, रोहतास, ये सब है, इसमें उगाया जा सकता है। जो सूखा क्षेत्र हुआ इसको कुछ खास नाम दिया है बिहार गवर्नमेंट ने उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, माने वहाँ डिफरेंट योजना सरकार जो चलाएगी उसी के अंदर में चलाएगी। वो ब्रॉड नेम क्या है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक गुड फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रेशियो क्या होना चाहिए, उसका रेंज क्या है कि इसके अंदर में रहेगा तो गुड फूड बोला जाएगा? सर ये इसके बारे में मुझे जानना। कोई एक फूड का नाम बताइए जिसमें कि मैक्सिमम विटामिन मिलता हो। सर विटामिन्स तो ज़्यादातर फ्रूट्स में ही पाए जाते हैं। फ्रूट्स के एग्जाम्पल नहीं, कुछ तो होगा ना कि जिसमें मैक्सिमम पाया जाता हो, जिसको सर, खा लेने से सिंगल फूड, कोई सिंगल फूड जिसको खा लेने से मैक्सिमम विटामिन मिल जाता है। सर अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग के साथ जा सकते हैं, वेजिटेरियन है तो फ्रूट्स के साथ जा सकते हैं वो, या फिर सर मिलेट में भी काफ़ी फाइबर, विटामिन इन सब की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। मिल्क के बारे में क्या ख्याल है आपका? Yes, मिल्क एज ए फूड क्या Yes, मैक्सिमम विटामिन दे देता है?
सर मिल्क में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये सब उसमें ज़्यादा होती हैं। विटामिन से सर विटामिन सी की कमी होती है मिल्क में, तो उसके लिए सर हमें फ्रूट्स या फिर जो कुछ वेजिटेबल्स हैं उसे कंज्यूम करना पड़ेगा। ये डायरी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है? कोई डायरी लिख रहा है, सर डायरी उसी को संकलित कर दिया, बोल दिया कि हमारा ऑटोबायोग्राफी हो गया, तो आपको उसको ऑटोबायोग्राफी मानेंगे कि डायरी मानेंगे? सर डायरी मुझे लगता है पब्लिश नहीं की जाती है, वो पर्सनल यूज़ के लिए रहती है। ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश कर दिया जाता जिसका है। पब्लिकेशन नहीं हुआ उसको वो ऑटोबायोग्राफी नहीं कहेंगे। मान लीजिए कुछ उस तरह का लिखा और उसको पब्लिश नहीं किया, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे? सर इसके डिटेल्स मुझे नहीं पता है। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है ना? यस सर। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सर विलियम बेंटिक के समय पे उसका अंत किया गया था। कब? सर 1829 के आसपास। विलियम बेंटिक क्या थे? सर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। श्योर हैं? यस सर। लॉर्ड मैकेले का शिक्षा पद्धति लागू हुआ यस सर। तो किसके टाइम में हुआ था? सर उन्हीं के समय पे हुआ था 1834 में। उस समय क्या थे वो? सर उस समय पे मुझे जहाँ तक याद है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही थे। तो अभी फिर बताए सती प्रथा अंत हुआ, उस समय भी इंडिया ही के थे, हम बता रहे हैं ना। यस सर। आखिर वो कहाँ के गवर्नर जनरल थे? सर उस समय पे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स जो होते थे वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहलाते थे। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा एक नारी पात्र को बताना है कि उससे इंस्पायर हुआ और सेनानी लोग बाद के लिए। सर एनी बेसेंट मुझे लगता है कि उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी। एनी बेसेंट का क्या योगदान है उसमें? सर होम रूल लीग मूवमेंट का शुरुआत उन्होंने मद्रास से किया था। तो उससे सर उसके बाद से जो 1916 की सेशन थी तो उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट्स थे तो उनके बीच में जो सूरत स्प्लिट हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ था तो उनमें ऐसा कहा जाता है कि एनी बेसेंट का काफ़ी अहम रोल रहा था। हाँ, प्रियंका, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यस सर। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, हिस्ट्री की पढ़ाई का, हिस्ट्री की नॉलेज का? सर जैसे हम कुछ रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अशोका या फिर अकबर के बारे में, तो उन्होंने जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कदम उठाए थे तो उससे हम सीख सकते हैं उन एडमिनिस्ट्रेशन में। दोनों रूलर्स के एक दो एग्जांपल्स आप मुझे बता सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स के, जो आप बोल रही हैं कि हम सीख सकते हैं, अशोका एंड Yes. अकबर? सर अकबर ने सेक्युलरिज्म पे काफ़ी ध्यान दिया था, तो मुझे लगता है कि वो अभी सबको ही एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं हर चीज़ में सर उस चीज़ को ये फॉलो आप करना। कैसे कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म, क्या सेक्युलरिज्म टर्म उस टाइम पे था? सर टर्म नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसे ठीक है, कैसे कह सकते हो आप? ये कोई एग्जांपल है कुछ? सर उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कही थी, सुलह एक कुल के थ्रू, तो मुझे लगता है कि और उसके अलावा इबादत खाना भी बनवाया गया था उनके द्वारा। मुझे लगता है इन सब से लगता है कि वो सेक्युलर थे। और भी कुछ था? और भी कोई एग्जांपल है अकबर के बारे में? अच्छा ठीक है, ये उनकी सेकुलरिज्म फिलॉसफी। कोई और भी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था उनका? सर लैंड को लेकर के जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, दहसाला सिस्टम पहले से चल रही थी लेकिन उसको उन्होंने काफ़ी प्रचलित किया क्या था। है ये सिस्टम? सर उसमें लैंड एग्रीमेंट्स साइन करवाए जाते थे फार्मर्स के साथ, तो उसमें डिस्प्यूट्स काफ़ी कम हो जाते थे लैंड को लेकर के।
यानी ओनरशिप। Yes, sir. ठीक है, और भी कोई मॉडल है अकबर का? कोई टैक्सेशन सिस्टम भी उनका था? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। ओके, और अशोका के बारे में आपने कहा, उनका क्या मॉडल है? सर उन्होंने जो धम्म घोष से बेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस किया था, तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या है ये दोनों टर्म्स जो आप बता रहे हो? सर पहले कॉन्क्वेस्ट जो होती थी वो वॉर के थ्रू होती थी, लेकिन उसे फिर धम्म से रिप्लेस कर दिया गया था, तो उसको धम्म घोष बोला जाता था। ठीक है, और भी कुछ हिस्ट्री से हम सीखते हैं जिसको कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं? सर कुछ वॉर्स अगर हुए हैं तो सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। बिहार में अभी अशोकन पीरियड के कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं? सर उन्होंने स्तूप बहुत सारे बनवाए थे। स्तूपास? यस सर। बिहार में वो कहाँ कहाँ पे हैं? सर ईस्ट चंपारण में केसरिया स्तूप पाया जाता है, ओके, और वैशाली में सर स्तूप पाया जाता है, और उन्होंने केव्स भी बनवाए थे। केव्स हमें साउथ बिहार में मिलते हैं, गया में मुख्य तौर पे। अच्छा, क्यों केव्स बनवाने के पीछे क्या रीज़न थी? सर उन्होंने केव्स बनवा करके आजीविका सेक्ट को डेडिकेट किया था, उन केव्स को। अच्छा अच्छा, अशोक के पिलर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं बिहार में? सर ईस्ट चंपारण में है। प्लेस कौन सा है? अरेराज। ईस्ट चंपारण। और सर रामपुरवा में मिलता है जो कि वेस्ट चंपारण में है। और भी कहीं है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। नंदनगढ़। यस सर। नंदनगढ़ सर वो भी ईस्ट चंपारण में ही है। हाँ, तो क्या वो एक एग्जाम्पल है? हो सकता है। यस सर। अच्छा, इन तीनों एग्जाम्पल्स के अलावा कहीं पे मिले हैं जो कि अब बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, टूटे फूटे मिले हैं? ठीक। सॉरी सर। आउटसाइड बिहार कुछ मेजर पिलर्स के नाम आप बता सकती हैं? आइदर पिलर्स या स्तूपास? सर मस्की में मिला है, जहाँ पे कि उनका ओरिजिनल नाम भी लिखा गया, मस्की कर्नाटका में। अच्छा, और बिहार के आसपास कहीं? सर सांची में भी मिला है। सांची में पिलर है या स्तूप है? सर सांची में स्तूप है। स्तूप है। उसमें सर पिलर भी उसमें है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसे यूज भी किया है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है और कहाँ से लिया गया है? ये सर वो उसमें एम्बलम है, वो सर सांची से ही सर, मुझे जहाँ तक याद है उसमें वो पिलर की स्ट्रक्चर थी जो एनिमल कैपिटल है। फोर लाइन से ही है? सर सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है। एक ऑडिटर और एक अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस है? सर ऑडिटर जो भी परफॉर्मेंस होती है बिजनेस की, तो उसको साल के अंत में रिव्यू करते हैं, और एक अकाउंटेंट उसको थ्रू आउट द ईयर उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के। अच्छा, रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है? सर इनकम एक ब्रॉडर टर्म है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और रेवेन्यू इनकम का ही पार्ट होता है। ठीक, और कुछ? किस तरह की इनकम में हम रेवेन्यू टर्म यूज़ करेंगे और दूसरे केस में हम उसे इनकम बोलेंगे? सॉरी सर। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। कब है आपका ओरिजिनल इंटरव्यू? सर 11 जनवरी को है। 11 जनवरी। इससे पहले
आपने नहीं दिया, फर्स्ट टाइम है ये? सर फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट अटेम्प्ट? सर अटेम्प्ट फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। इससे पहले कितने बार दिया आपने बीपीएससी? सर मैंने 65th, 66 और 67th भी दिया था। अच्छा, इस बार आपको? ये सर काफ़ी कम मार्जिन से मेरा रह जाता था हर बार प्रीलिम्स। ठीक है, ठीक है। तो इंटरव्यू भी इससे पहले आपने कहीं नहीं दिया है? नो सर। कहीं पे मॉक वॉक नहीं दिया है? नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओवरऑल तो ठीक है आपका परफॉर्मेंस, है ना? क्योंकि इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, तो उन लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम है पूछने का। पहले तो फिर भी ऑप्शनल से पूछ Yes, लेते sir. थे वो लोग, इस बार शायद वो ऑप्शनल से उतना ज़्यादा ना पूछे, क्योंकि ट्रेंड अभी पता नहीं है हमें। Yes, ट्रेंड sir. तो जब शुरू होगा उसके बाद ही पता चलेगा। वी कैन सिंपली गेस कि ग्रेजुएशन में जो भी है अब बहुत ही बेसिक्स है बेसिकली जो क्वेश्चन Yes, है sir. ना, वो तो आप ही ने बोला कि कंसिस्टेंसी, अदरवाइज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल नहीं पूछते वो, यस सर। है ना? तो एक तो मैं चाहूँगा कि जो 11th के जो बुक है ना आपका Yes, अकाउंट्स sir. के, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे प्रिंसिपल्स वगैरह गिवन है, उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ के जाना। यस सर। अगर वो पूछते हैं कि क्या पढ़ा है, क्या आपको पता है, कुछ याद है, तो यू कैन एटलीस्ट टेल देम 1 2, जैसे आपने बोला कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, है ना, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, Yes, एकदम sir. शुरू में जो दिया हुआ है, और उसके बारे में एक कंप्लीट नॉलेज लेके जाना, एटलीस्ट 2-3 प्रिंसिपल, यस सो सर। दैट उनको भी लगे कि हाँ यू हैव गॉट सम नॉलेज। तो वैसे तो ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ में मतलब जायज़ा सर पिछले 5 साल से मैंने सर उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, समझ इसलिए। गया। लेकिन अब ये ना इशू ये है कि इंटरव्यू में तो वो लोग पूछेंगे ना Yes, कुछ sir. क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए सर ने जो क्वेश्चन पूछा था, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने बोला जिस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसी को डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका फाइनल आउटपुट है, यस सर। वो तो जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं जहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का इश्यूज है, वो सब वहाँ पे बुक होगा, तब जाके तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, यस सर। है ना? तो ये है। फिर लेजर क्या है सर का क्वेश्चन, तो उसमें जैसे जो जर्नल एंट्रीज है उसको एक जगह पे पोस्ट करते हैं, उसको लेजर बोलते हैं। यस तो बहुत बेसिक्स हैं, तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई ह्यूज नॉलेज चाहिए। सर। रिवाइज हाँ, करके एक बार हमें- रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे हेड नहीं पता तो कहाँ पे पोस्ट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। यस सर। तो वो फिर सस्पेंस अकाउंट को कहाँ पे नेक्स्ट टाइम हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, वाला क्वेश्चन था। तो ये है। फिर डायरी एंड ऑटोबायोग्राफी में जो डिफरेंस है वो आपने लिखा है, डायरी राइटिंग, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। डायरी तो एवरीडे लिखा जाता है, यस सर। ऑटोबायोग्राफी किसी एक दिन बैठ के कि आज लिखते हैं। इनफैक्ट डायरी राइटिंग एक बेस बनता है ऑटोबायोग्राफी के लिए, यस सर। यानी कि मटेरियल है डायरी राइटिंग, ठीक है। और स्टेट एंड इंडिविजुअल में गांधी वाज नॉट इन फेवर ऑफ स्टेट, यस सर। He was वो in favor of राम राज्य की बात, स्टेटलेस सोसाइटी की बात स्टेटलेस करते सोसाइटी थे। का बात करते हैं, Yes, तो कॉन्सेप्चुअली वो गलत था, ठीक है। यस सर। ठीक है, अदरवाइज तो ठीक ही है, नथिंग टू वरी अबाउट। यस बीकॉम को बांग्ला में क्या बोलते हैं? सर। আমি জানি না এখন। हमें जानी ना ये तो बोलते नहीं है। ठीक है, very थैंक good. यू सर। आप एक मिनट, आपने मेंस इस बार फर्स्ट टाइम लिखा है Yes, बीपीएससी में? पहली बार आपने मेंस लिखा है, Yes, sir. है ना? इसके पहले आप पीटी लेवल तक थी। एक चीज़ जो हमें दिखी आज, थोड़ी एनर्जी लेवल की कमी दिखी आप में, और वो इस वजह से आ रही है, मुझे लगता है कि रिवीजन आपने प्रॉपरली नहीं किया है। Yes, तो sir. ये करना है आपको, रिवीजन प्रॉपरली करना है, और इंटरव्यू में हमें मार्क्स हायर लेके आने हैं, जिससे कि अगर मेंस में थोड़ा कम भी रहा तो वो Yes, यहाँ sir. पे, तो उस डायरेक्शन में अब हमें काम करना है। तो जो फैक्ट्स हैं, जो भी न्यूज़ में चल रहा है, और कॉमर्स से रिलेटेड आपको पता चल ही गया होगा, उसको अच्छे से रिवाइज करके आना है नेक्स्ट टाइम पे, ठीक Yes, है? sir. और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ कुछ सोच के हमें डिलीवर करना है, उसको भी डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ हिस्ट्री और यूज़ ऑफ कॉमर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़ ऑफ हॉबी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा Yes, सा आपको sir. सोचना पड़ेगा।
तो ये सब एंगल पे काम करके आप फिर आइएगा एक बार। यस सर। और मुझे लगता है सर बटन्स कोट के हाँ, ये बटन थोड़ा सा आपको ओपन रखना पड़ेगा। सिटिंग Window पोस्चर seat, में हाँ। वो खुले रहेंगे Yes, बैठने के टाइम पे। ब्लेजर का बटन सिटिंग के टाइम Yes, sir. हम ओपन कर देते हैं, फिर जाते वक्त बंद कर देते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू सो मच।